भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। अनुवादक विकास झा। प्रस्तुत है भाग 12 शरणार्थी समस्या। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। शरणार्थियों की बाढ़ ने हिंदुस्तान के तीसरे महानगर कलकत्ता का चरित्र भी बदल दिया। बंटवारे से पहले ही पूर्वी बंगाल के समृद्ध हिंदू परिवार अपनी संपत्ति बेचकर कलकत्ता की तरफ रुख करने लगे थे। बंटवारे के बाद जिन लोगों का विस्थापन हुआ वे मुख्यतः श्रमिक वर्ग के लोग और किसान थे। पंजाब के विपरीत जहां लोगों का पलायन बड़े पैमाने पर एक ही साथ हुआ था, बंगाल में यह टुकड़ों टुकड़ों में हुआ। सन 1949-50 के सर्दियों में पूर्वी बंगाल में कई सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसने बहुत सारे हिंदुओं को सरहद पार कर हिंदुस्तान आने को मजबूर कर दिया। उससे पहले के सालों में करीब 4 लाख शरणार्थी पश्चिम बंगाल आए थे, लेकिन साल 1950 में उनकी संख्या बढ़कर 17 लाख हो गई। अब सवाल यह था कि इतने लोगों को कहाँ बसाया जाए। जिनके रिश्तेदार इधर थे वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुक सकते थे। दूसरे कई लोगों ने शहर के रेलवे स्टेशन को अपना आवास बना लिया। यहाँ उनके बिस्तर, बक्से और दूसरे सामान प्लेटफॉर्म पर इधर उधर बिखरे रहते। लोग प्लेटफॉर्म पर ही रहते, खाते, सोते, नित्य क्रिया करते और शारीरिक संबंध बनाते। भिन्न भिनाती मक्खियों से भरे प्लेटफॉर्म पर जुएं घूमते रहते। वहीं छोटे छोटे बच्चे पड़े रहते और लोग डायरिया जैसी बीमारियों के शिकार बनते। कॉलरा के मरीज अपनी उल्टी को फर्श पर पड़े पड़े देखते रहते। महिलाएं एक दूसरे के सिर से जूं निकालती रहती और बगल में भिखारी भीख मांगते रहते। दूसरे कई लोग आवारा जानवरों के साथ सड़क पर या गलियों में सो जाते। वे उन जानवरों की तरह ही नाली से पानी पी लेते, कचरे के ढेर से कुछ निकाल कर पेट भर लेते और कचरे के ढेर पर ही सो जाते। यह विवरण मैनचेस्टर गार्जियन के भारत स्थित संवाददाता ने लिखा था। हालांकि सच्चाई तो यह थी कि उक्त विवरण की तरह वे शरणार्थी इतने अक्रीब ही नहीं थे। सन 1948 की शुरुआत में सियालदाह स्टेशन पर अपने नारकीय जीवन से दुखी होकर बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने लेक मिलिट्री बैरक, जोधपुर मिलिट्री बैरक, मैसूर हाउस और दूसरे खाली पड़े मकानों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने शाहपुर, दुर्गापुर, बालीगंज, सर्कुलर रोड और धर्मतल्ला के कई खाली बैरकों और मकानों पर कब्जा कर लिया। रातों रात ये खाली जगह शरणार्थियों, औरतों और बच्चों से गुलजार हो गईं। यह साफ तौर पर गैरकानूनी कब्जा था। एक तरफ कुछ शरणार्थियों ने खाली मकानों पर कब्जा कर लिया तो दूसरी तरफ कईयों ने सड़कों और रेलवे लाइन के किनारे खाली पड़ी जमीन पर घर बना लिए। उन लोगों ने हाल ही में झाड़ियों को साफ करके बनाई गई जमीन और दलदली इलाकों में अपना घर बना लिया। ये शरणार्थी रात को तेजी से इन जगहों पर जाते और तुरंत फुरत अस्थायी घर खड़ा कर देते। उसके बाद वे वहां से हटने को मना कर देते और कई बार उस जगह के लिए अच्छी खासी रकम तक अदा करने को तैयार हो जाते। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जाने अनजाने इन शरणार्थियों को कानून अपने हाथ में लेने को बाध्य कर दिया था, क्योंकि पंजाब के विपरीत बंगाल में एक ही दिशा में व्यापक पलायन हुआ था, जिससे पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों के लिए कोई खाली ज़मीन या मकान यहाँ उपलब्ध नहीं था। दूसरी बात ये कि बंगाल की सरकार ये सोचती थी या उम्मीद भी कर रही थी कि ये पलायन अस्थायी है और एक बार हालात सुधर जाएं तो ये हिंदू शरणार्थी फिर से पूर्वी बंगाल में अपने घरों को लौट जाएंगे। इस विश्वास को इस दावे से बल मिल रहा था कि बंगाली समुदाय के लोग पंजाबियों की तुलना में कम सांप्रदायिक होते हैं। यहाँ के मुसलमान वही जुबान बोलते हैं और वही खाना खाते हैं जो उनके हिंदू पड़ोसी बोलते या खाते थे। इस तरह से उनके आसपास एक साथ रहने की उम्मीद ज़्यादा थी। इस तर्क को शरणार्थियों ने ही बुरी तरह खारिज कर दिया। वे अब अपनी घर वापसी को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी निगाह में वह
अब एक इस्लामी राज्य बन चुका था। उनकी बात का इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने समर्थन किया, जो अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली बंगाली बुद्धिजीवी थे। शरणार्थियों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए 16 अगस्त 1948 को जदुनाथ सरकार ने पूर्वी बंगाल के हिंदू शरणार्थियों की तुलना लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ह्यूगेनॉट्स अर्थात प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्ड चर्च ऑफ फ्रांस के सदस्य के पलायन से की। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील की कि वे अपनी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इन शरणार्थियों को अपने समाज में आत्मसात और एकीकृत कर लें। इतिहासकार ने कहा कि इन शरणार्थियों की मदद से हमें पश्चिम बंगाल का उसी तरह निर्माण करना चाहिए जिस तरह यहूदियों के अधीन फ़लस्तीन का निर्माण होने वाला है। यह निर्माण अंधेरे में एक किरण की तरह मध्यकालीन उपेक्षा और पूर्ण धार्मिक नरसंहार की मरुभूमि में एक नखलिस्तान की तरह होगा। सितंबर 1948 में एक ऑल बंगाल रिफ्यूजी काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किया गया। उचित मुआवजे और नागरिकता के हक की मांग में जुलूस और प्रदर्शन निकाले गए। इस आंदोलन के नेता चाहते थे कि कलकत्ता की सड़कों पर शरणार्थियों का आक्रामक प्रदर्शन किया जाए और सरकार पर लगातार दबाव डाला जाए। शहर में रोज जुलूस, धरने और सभाएं होने लगीं। यातायात अवरुद्ध होने लगा। लोगों द्वारा पथराव और पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की घटना आम हो गई। पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए पानी की बौछार और लाठी का इस्तेमाल किया। लोगों ने ट्राम और बसों में आग लगा दी। कभी कभी पुलिस ने गोलीबारी का भी सहारा लिया और ये घटनाएं कलकत्ता की पहचान बन गईं। अपने घर से जबरन निकाल दिए जाने के बाद किसी भी देश के शरणार्थी अतिवादी तत्वों के लिए आसान लक्ष्य होते हैं। दिल्ली और पंजाब में अतिवादी हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत जल्दी ही इन शरणार्थियों के बीच में अपनी पैठ बना ली। बंगाल में आरएसएस के सहयोगी संगठन हिंदू महासभा ने इस समस्या को धार्मिक रंग देने की कोशिश की। महासभा ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस महायज्ञ में बंगाली हिंदुओं को बलि का बकरा बना दिया गया है। उन्हें उनके पूर्वी बंगाल स्थित घर जाने को कहकर सरकार एक तरफ तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, साथ ही दूसरी तरफ नरसंहार को बढ़ावा दे रही है। उनके मुताबिक सरकार शरणार्थियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कह रही है, जबकि शरणार्थियों को उस समय पौरुष और साहस की जबरदस्त आवश्यकता थी। एक आक्रोशित हिंदू ने मार्च 1950 में लिखा कि काश उनके बीच से कोई शिवाजी या राणा प्रताप पैदा होता। मध्यकालीन हिंदू योद्धाओं की कल्पना, जिन्होंने मुसलमान बादशाहों से युद्ध किया था, दिल्ली और पंजाब में ज़्यादा लोकप्रिय हुई। बंगाल में ये कम्युनिस्ट थे जिन्होंने ज़्यादा कामयाबी पूर्वक शरणार्थियों को संगठित किया। ये कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने सरकारी कार्यालयों तक शरणार्थियों का जुलूस निकाला और उन्हीं की वजह से शरणार्थी कलकत्ता की खाली ज़मीन पर जबरन कब्जा कर सके। वो ऐसी ज़मीन थी जिस पर शरणार्थियों का कोई कानूनी हक नहीं था, सिवाय इसके कि वे संगठित होकर और अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत के चलते उस पर कब्जा करते। इस तरह शहर के अलग अलग हिस्सों में अनगिनत अस्थायी बस्तियां पनप आईं। झुग्गियों के समूह जो फूस या टाइल या फिर लोहे के सहारे वाली छतों के बने होते, जिसमें बांस की दीवार और मिट्टी का फर्श होता, ये मकान पूर्वी बंगाल में बनने वाले मकानों की तरह बनाए गए। सन 1950 की शुरुआत तक इन जबरन कब्जा की गई कॉलोनियों में लगभग 2 लाख शरणार्थी रह रहे थे। किसी सरकारी सहायता के अभाव में इन शरणार्थियों ने अपनी कमेटी बना ली, कॉलोनियों के प्रशासन के लिए नियम कायदे बनाए और एक एकीकृत संगठन के रूप में अपने आप को ढाल लिया। एक साउथ कलकत्ता रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन कमेटी ने दावा किया कि वो 40,000 परिवारों की नुमाइंदगी करता है। इस कमेटी ने अपनी कॉलोनियों में 500 मील सड़क, 700 ट्यूबवेल, 45 हाई स्कूल और 100 प्राइमरी स्कूल बना लिए। ये सभी काम अपने पैसे और अपनी पहल पर किए गए। इस कमेटी ने मांग की
कि सरकार इन कॉलोनियों को पहले औपचारिक तौर पर कलकत्ता नगरपालिका के अधीन लाकर कानूनी दर्जा प्रदान करे। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकार निजी जमीन को भी व्यवस्थित करे, स्कूल के भवनों की देखभाल करे, शरणार्थियों को आसान कर्ज देने का इंतजाम करे और बाजार का विकास करे। जिन लोगों ने इन शरणार्थियों के हक में आवाज़ें उठाईं, उन्होंने लगातार यह आरोप लगाया कि पंजाबी शरणार्थियों को ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। बंगाली सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने उत्तरी भारत का दौरा करने पर पाया कि पंजाब और दिल्ली में बनाए गए शरणार्थी शिविर उच्च कोटि के हैं। वहाँ के घर स्थायी किस्म के थे, उनमें पानी की उचित व्यवस्था थी और साफ सफाई अच्छी थी, जबकि पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों को सड़े हुए बांस की बनी झोपड़ियों से काम चलाना पड़ रहा था, जहाँ लोगों के पास अपनी निजी जिंदगी के लिए कोई जगह नहीं थी और उन्हें बहुत संकरे रसोई घर से काम चलाना पड़ रहा था। उत्तर भारत में शरणार्थियों को सरकार द्वारा ज़्यादा रकम और अच्छे कपड़ों की भी आपूर्ति की जा रही थी। कुल मिलाकर पुनर्वास की प्रक्रिया पंजाब में बहुत कम तकलीफदेह थी। 50 के दशक की शुरुआत तक उत्तरी इलाके के शरणार्थियों को नया आवास और नई नौकरियां मिल चुकी थीं, लेकिन पूरब में यह असुरक्षा बरकरार रही। जुलाई 1954 में एक संवाददाता ने लिखा कि जब तक बंगाली शरणार्थियों के लिए आवास और नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, यहाँ आर्थिक और राजनीतिक असंतोष बढ़ता ही रहेगा और कम्युनिस्ट उनकी तकलीफ़ों का फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि बंटवारे की सबसे अधिक पीड़ा महिलाओं को झेलनी पड़ी थी। इसमें सभी धर्मों, हिंदू, सिख और मुस्लिम महिलाएं शामिल थीं। एक सम्मानित सिंधी कांग्रेसी नेता ने कहा कि किसी भी लड़ाई में महिलाओं को इतना नहीं झेलना पड़ा था जितना इस लड़ाई में। महिलाओं को मार डाला गया, उनका अंग भंग कर दिया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके परिवारजनों द्वारा उनका परित्याग कर दिया गया। आज़ादी के बाद दिल्ली और बम्बई के वेश्यालयों में शरणार्थी महिलाओं की बाढ़ सी आ गई, क्योंकि उनके परिवार वालों ने उनका परित्याग कर दिया था। वे उन दुर्घटनाओं की शिकार हुई थीं और जिम्मेदार ठहरा दी गई थीं जो किसी और ने उनके साथ उनकी मर्जी के बगैर किया था। सन 1947 की गर्मियों में जैसे ही पंजाब के गांवों में हिंसा की आग फैली, सूबे के पूर्वी हिस्सों में हिंदू और सिखों ने मुस्लिम महिलाओं का जबरन अपहरण करना शुरू कर दिया। वे उन्हें अपने साथ उठा ले जाते। सूबे के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही हुआ। नौजवान हिंदू और सिख लड़कियों को मुसलमानों ने उठा लिया और अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि बंटवारे का तूफान जब गुजर गया और लोगों का खून जब ठंडा हुआ, तो भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस बात पर राजी हो गईं कि अपहरण की गई औरतें अपने अपने परिवारों को लौटा दी जाएंगी। भारतीय पक्ष से अपहृत महिलाओं को वापस लाने का अभियान मृदुला साराभाई और रामेश्वरी नेहरू के नेतृत्व में शुरू हुआ। दोनों महिलाएं देश के संभ्रांत परिवारों से आती थीं और दोनों का ही मजबूत राष्ट्रवादी अतीत था। उन्हें जवाहरलाल नेहरू से काफ़ी समर्थन और हौसला अफजाई मिली, जो खुद भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे। शरणार्थियों के प्रति अपने एक रेडियो संबोधन में प्रधानमंत्री ने खास तौर पर उन महिलाओं को संबोधित किया जो बंटवारे की प्रक्रिया में पीड़ित हुई थीं और जिन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें झेली थीं। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि उन महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें वापस लाने में हमें किसी तरह की हिचक है या उनके चरित्र के बारे में हमें कोई संदेह है। हम उन्हें प्यार के साथ वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनका जबरन अपहरण कर लिया गया था। हम पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस लाना चाहते हैं और बड़े प्यार के साथ अपने घरों में रखना चाहते हैं। उन्हें इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि उन्हें उनके परिवार के पास नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्हें हर मुमकिन मदद दी जाएगी। दोनों देशों में एक एक कर अपहृत महिलाओं की तलाश की गई। जब किसी महिला के बारे में पता चलता तो पुलिस सूर्यास्त के वक्त उस गांव में पहुंचती जब पुरुष खेतों से काम कर वापस आ चुके होते। पुलिस का मुखबिर
पुलिस को अपहरणकर्ता के घर तक ले जाता। अमूमन अपहरणकर्ता इस बात से इनकार कर देता कि उसके साथ रहने वाली औरत का उसने अपहरण किया है, लेकिन जब उसकी आपत्ति को खारिज कर दिया जाता तो उस औरत को वहाँ से पुलिस अपने संरक्षण में ले लेती। फिर उसे सरकारी शिविर तक ले जाया जाता, जहाँ से उसे सरहद पार भेज दिया जाता। इस प्रक्रिया में कई बार बल प्रयोग भी करना पड़ता। मई 1948 तक इस तरह की करीब 12,500 औरतों को तलाश किया गया और उन्हें उनके परिवार वालों तक पहुंचा दिया गया। दुखद रूप से बहुत सारी औरतें अपने घर जाना ही नहीं चाहती थीं, क्योंकि अपहरण होने के बाद कईयों ने अपने आप को नए हालात में ढाल लिया था। अब जब उन्हें फिर से तलाश करके उनके परिवार वालों के पास भेजा जा रहा था तो इन महिलाओं को इस बात का डर सता रहा था कि उनके परिवार वाले उनके साथ कैसा सलूक करेंगे। अब वे अपने परिवार वालों की निगाह में अपवित्र हो चुकी थीं और बहुत सारी महिलाएं तो गर्भवती हो चुकी थीं। ये महिलाएं जानती थीं कि भले ही उन्हें स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन दुश्मन से पैदा हुए उनके बच्चों को उनका परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा। कई बार पुलिस और अधिकारियों को इन महिलाओं को साथ ले जाने में बल प्रयोग करना पड़ता। वे महिलाएं कहती कि उस वक्त तो तुम लोग हमें बचा नहीं सके, अब किस अधिकार से तुम हमें वापस जाने को मजबूर कर रहे हो। देश में खाद्यान्नों की कमी शरणार्थी समस्या में और भी इजाफा कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर खाद्यान्नों के आयात में बढ़ोतरी हो गई थी। यह सन 1944 में 8 लाख टन से बढ़कर 1948 में महज 4 सालों में 28 लाख टन तक पहुंच गई। आज़ादी मिलने की पूर्व संध्या पर पूर्वी गोदावरी जिले से होकर यात्रा करने वाले एक राजनेता ने पाया कि पुरुष और महिलाएं इमली का बीज, ताड़ के फल और जीलुगू पेड़ की छाल को पानी में उबालकर भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके खाने से लोगों के पेट फूल जाते थे, डायरिया हो जाती थी और कभी कभी मौत तक हो जाती थी। उसके अगले साल पश्चिमी राज्य गुजरात में बारिश दगा दे गई, जिससे पानी और चारे की भारी कमी हो गई। इलाके के कुएं और नदियां सूख गईं और पालतू जानवर भूख और बीमारियों से मर गए। कुछ जगहों पर किसान भूखों मर रहे थे तो कुछ जगहों पर वे आंदोलनकारी रूप अख्तियार कर रहे थे। हैदराबाद पर कब्जा करने में भारत सरकार की अनिश्चितता की वजह से कम्युनिस्टों ने तेजी से तेलंगाना के इलाके में अपनी पैठ बना ली। उन्हें रजाकारों द्वारा छोड़े गए .303 राइफलों और मार्क वी बंदूकों का ढेर हाथ लग गया, जिससे उन्हें बड़ी मदद मिली। कम्युनिस्टों ने जमींदारों की भव्य हवेलियों पर कब्जा कर लिया और उनकी जमीन और संपत्ति मेहनतकश किसानों को बांट दी। कम्युनिस्टों ने अपने आप को कई दलों में बांट लिया, जिनके जिम्मे कई कई गांव होते थे। उन्होंने किसानों से राजस्व नहीं अदा करने का आह्वान किया और खुद ही कानून व्यवस्था की कमान अपने हाथ में ले ली। वारंगल और नालगोंडा जैसे जिलों में सामंती तत्वों से छुटकारा पाने के उनके कार्यों को स्थानीय जनता का भारी समर्थन मिला। इलाके का दौरा करने वाले एक कांग्रेसी नेता ने स्वीकार किया कि हर एक घर की महिलाएं चुपचाप कम्युनिस्टों के लिए अपनी कीमती से कीमती मदद देने को तैयार थीं। गांव के भोले भाले लोगों ने कम्युनिस्टों के प्रति काफ़ी सहानुभूति दिखाई। हैदराबाद में उनकी कामयाबी ने कम्युनिस्टों को इस बात के लिए उत्साहित किया कि वे देशव्यापी किसान मजदूर क्रांति का आह्वान करें। उन्होंने उम्मीद की कि तेलंगाना एक लाल भारत की शुरुआत हो सकती है। फरवरी 1948 में पार्टी ने कलकत्ता की अपनी गुप्त बैठक में अपने नए दृष्टिकोण का खुलासा किया। एक वक्ता ने इस मनोस्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि तेलंगाना के बहादुर लोगों ने आज़ादी और वास्तविक लोकतंत्र की दिशा में राह दिखाई है। वे भारत और पाकिस्तान के वास्तविक भविष्य हैं। अगर कम्युनिस्ट काडर आम जनता और किसानों मजदूरों के बीच क्रांति की भावना फैला सकें तो हम देखेंगे कि ये प्रतिक्रियावादी ताकतें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। कलकत्ता की बैठक में पार्टी ने पी.सी. जोशी की जगह एक नए महासचिव
बीटी रणदिवे का चुनाव किया। जोशी लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते थे और उनका एक लोकप्रिय व्यक्तित्व था। रणदिवे गंभीर और अध्ययन प्रिय इंसान थे। खास बात यह थी कि दोनों ही काफ़ी पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, जैसे कि उस जमाने के कम्युनिस्ट नेताओं का दस्तूर था। जोशी नेहरू जी के दोस्त थे, जिन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के प्रति एक समर्पित विपक्ष की बात की। उन्होंने तर्क दिया कि गांधी की हत्या के बाद आज़ाद भारत का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। उनकी देखरेख में पार्टी का एक पर्चा निकाला गया, जिसमें लिखा था, हम नेहरू सरकार की रक्षा करेंगे हिंदू पुनरुत्थानवादी ताकतों के हमलों से। दूसरी तरफ रणदिवे कट्टरपंथी कम्युनिस्ट थे, जिनका मानना था कि हिंदुस्तान का प्रशासन बुर्जुआवादी ताकतों के नियंत्रण में है, जो साम्राज्यवादी ताकतों के एहसान तले जी रही है। अब अपनी नीतियों को उलटते हुए पार्टी ने घोषणा की कि नेहरू अमेरिकन साम्राज्यवाद के समर्थक हैं। पार्टी के पूर्व महासचिव द्वारा छापे गए पर्चे को नष्ट कर दिया गया। जोशी का दर्जा भी घटाकर एक सामान्य सदस्य के बराबर कर दिया गया और उनके खिलाफ आरोपों की एक श्रृंखला तैयार कर ली गई। उनको सुधारवादी कहकर उनकी आलोचना की गई, जिन्होंने पार्टी में क्रांति विरोधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नए नेतृत्व ने अब कहा कि नेहरू की सरकार ने आंग्ल अमेरिकन गठबंधन के साथ हाथ मिला लिया है, जो सोवियत संघ की अगुवाई में चलाए जा रहे लोकतांत्रिक खेमे के साथ सतत शत्रुता का भाव रखे हुए है। आम जनों में कांग्रेस के खिलाफ बिखरे हुए असंतोष और भ्रम की स्थिति को रणदिवे ने क्रांति के बढ़ते संकेत के तौर पर चिन्हित किया। अपने भूमिगत ठिकाने से उन्होंने देशव्यापी हड़ताल और किसान विद्रोह का आह्वान किया। कम्युनिस्ट पर्चों और गुप्त पत्रों ने अपने कॉमरेडों से अपील की कि वे कारखानों में काम करने वाले और सड़कों पर आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ सहयोग करें और फांसीवादी कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ अपनी बंदूकें तान दें और उन पर गोली चला दें। इस आंदोलन का आखिरी लक्ष्य इस हत्यारी कांग्रेस सरकार को खत्म करना था। रणदिवे और उनके साथी चीन में कम्युनिस्टों की सफलता से काफ़ी उत्साहित थे। माओ त्से तुंग के सत्ता में आने के कुछ ही दिन बाद सितंबर 1949 में रणदिवे ने उन्हें बधाई देते हुए एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, इस महान विजय से भारत की कृषक जनता काफ़ी उत्साहित है। वे जानते हैं कि इससे उनकी खुद की मुक्ति तेज़ी से होगी। वे इससे काफ़ी प्रेरित हैं और भी जुझारू होकर और हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी जाए, ताकि भारत की वर्तमान सरकार को उखाड़कर देश में जनवादी लोकतंत्र बहाल किया जाए। रूसी कम्युनिस्ट सिद्धांतकारों ने भी भारतीय कम्युनिस्टों को विद्रोह के लिए उकसाया, जो इस बात में यकीन रखते थे कि भारत में स्थापित सरकार बहुत मायनों में उसी तरह की गैर लोकप्रिय और प्रतिक्रियावादी सरकार है जो चीन के कोमेतांग प्रांत में काम कर रही है। दिल्ली स्थित सोवियत दूतावास कर्मचारियों का एक विशाल समूह रखता था, ताकि भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन को मौके पर तत्काल ताज़ा निर्देश दिए जा सकें। एक वरिष्ठ नौकरशाह के अनुसार कम्युनिस्टों ने भारतीय राज्य के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। सरकार ने पूरी ताकत के साथ इसका जवाब दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के 50,000 कैडर और समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। हैदराबाद में पुलिस ने कम्युनिस्ट दलम के महत्वपूर्ण नेताओं को पकड़ लिया। हालांकि दक्कन में कम्युनिस्ट आंदोलन का जनक रवि नारायण रेड्डी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। हैदराबाद के मिलिट्री गवर्नर J.N. चौधरी ने कम्युनिस्टों के खिलाफ एक प्रचार अभियान शुरू कर दिया। गांव के ऊपर तेलुगु में छपे पर्चे गिराए गए, जिसमें लिखा था कि निज़ाम की निजी ज़मीन को किसानों में बांट दिया जाएगा। नाटक कंपनियों को बुलाया गया, जिसने गांव में जाकर सरकार का पक्ष लोगों के सामने रखा। एक नाटक में तो चौधरी को हिंदू देवता के रूप में और कम्युनिस्टों को राक्षस के रूप में चित्रित कर दिया गया।
सरकारी दमन और प्रचार अभियान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य संख्या 89,000 से घटकर 2 सालों में महज 20,000 रह गई। सरकार के पलटवार ने कम्युनिस्टों की क्रांति की धधकती भावना के पीछे आम लोगों के लोकप्रिय समर्थन में प्रतिबद्धता की कमी को उजागर कर दिया। ऐसा लगता है कि कम्युनिस्टों ने भारतीय जनमानस पर कांग्रेस की पकड़ को बुरी तरह कम करके आंका था। एक तरफ कम्युनिस्ट अपना प्रभाव खो रहे थे तो दूसरी तरफ दक्षिणपंथी तत्वों का एक गिरोह मजबूत हो रहा था। उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरकार ने आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि उस हत्याकांड में संगठन सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन वह पंजाब में हुई हिंसा में सक्रिय था। उसे लुटे पिटे शरणार्थियों के बीच काफ़ी समर्थन हासिल था। आरएसएस की विश्व दृष्टि नाथूराम गोडसे के दृष्टिकोण से मेल खाती थी और ऐसी अफवाह थी कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के लोगों ने गुप्त रूप से जश्न मनाया था। गांधी हत्याकांड के 2 सप्ताह बाद पंजाब के गवर्नर को पत्र लिखते हुए नेहरू ने कहा था कि आरएसएस और इस जैसे दूसरे संगठनों की वजह से हिंदुस्तान में हम बहुत तकलीफ़ें झेल रहे हैं। इन लोगों के हाथ गांधी के खून से रंगे हैं और सिर्फ मासूमियत भरे इनकार और उस घटना से अपने आप को अलग थलग कर लेने का अब कोई मतलब नहीं है। इस तरह आरएसएस पर पाबंदी लगा दी गई और इसके कैडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि साल भर बाद सरकार ने फैसला किया कि संगठन को एक बार प्रतिबंध से मुक्त कर देना चाहिए। संघ के प्रमुख एम.एस. गोलवलकर अपने समर्थकों को ये निर्देश देने पर राजी हो गए थे कि वे भारतीय संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान रखेंगे। वे इस बात पर भी राजी हो गए कि संघ अपनी गतिविधियां सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही सीमित रखेगा, जिसमें हिंसा और गुप्त गतिविधियों की कोई जगह नहीं होगी। आरएसएस प्रमुख ने गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल से वायदा किया कि उनका संगठन तकलीफ में पड़े लोगों की मदद करते वक्त देश में शांति बहाली पर जोर देगा। आरएसएस के बारे में पटेल के खुद के विचार मिले जुले थे। हालांकि उन्होंने उसकी मुस्लिम विरोधी भावनाओं की आलोचना की, लेकिन उसके समर्पण और अनुशासन की तारीफ भी की। आरएसएस पर से पाबंदी हटाते हुए उन्होंने सलाह दी कि उनके लिए कांग्रेस में सुधार लाने का एक ही रास्ता है कि वे कांग्रेस में अंदर से सुधार लाने की कोशिश करें, अगर वे वाकई समझते हैं कि कांग्रेस गलत रास्ते पर जा रही है। आरएसएस पर से पाबंदी हटा लिए जाने के बाद गोलवलकर ने एक देशव्यापी दौरा किया, जिसमें उन्होंने अपने संगठन की जीत की बात की। उनके दौरे ने भारी भीड़ को आकर्षित किया। एक पर्यवेक्षक ने लिखा कि संघ विगत की त्रासदी से उबर आया है और इसने व्यापक जन समर्थन हासिल कर लिया है। यह ऐसा जन समर्थन है जिससे कांग्रेस समेत अन्य दल ईर्ष्या कर सकते हैं और उन्हें इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि अभी भी वक्त है, नहीं तो उन्हें ये देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि देश हिंदुत्व के प्रवाह में बहा जा रहा है, जिसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। आरएसएस मुस्लिम लीग का हिंदू जवाब था, जो आक्रामक रूप से सांप्रदायिक भावनाओं से ओतप्रोत था। वह इस प्रतिबद्धता से प्रेरित था कि भारत में एक शुद्ध और वर्चस्ववादी हिंदू संस्कृति से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कम्युनिस्ट बीटी रणदिवे की तरह ही गोलवलकर एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण थे। दोनों ही अपेक्षाकृत नौजवान थे। वे अपनी उम्र के चौथे दशक में थे और उनके पीछे सैकड़ों समर्थकों का एक हुजूम था जो उनसे उम्र में काफ़ी छोटे थे। आरएसएस और कम्युनिस्ट दोनों ही युवाओं की ऊर्जा, उनकी आदर्शवादिता और उनकी कल्पनाओं से ताकत हासिल करते थे। भारत की आज़ादी के शुरुआती सालों में ये दो समूह कांग्रेस पार्टी के सबसे जुनूनी विरोधी थे। कांग्रेस की कमान भी एक ब्राह्मण अर्थात जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी। वाम और दक्षिण धड़े के अतिवादियों का सामना करने में नेहरू ने
दो मुख्य दिक्कतों का सामना किया। पहली बात यह कि वे एक मध्यमार्गी थे और मध्यम मार्ग अमूमन आंदोलनकारी विचारों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, जो लोगों को उद्वेलित होने पर मजबूर कर सके। दूसरी बात यह थी कि वे और उनके सहयोगी उनके राजनीतिक विरोधियों की तुलना में ज़्यादा उम्रदराज हो चुके थे। सन 1949 में नेहरू खुद 60 साल के हो चुके थे, जिस उम्र में एक हिंदू पुरुष से अपने काम से सेवानिवृत्त हो जाने और संन्यास ले लेने की उम्मीद की जाती है। नेहरू की निगाह में इन दोनों खतरों में आरएसएस ज़्यादा बड़ा खतरा था। हालांकि उनकी सरकार में दूसरे कई मंत्री, खासतौर पर वल्लभ भाई पटेल, उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते थे। गुप्त रूप से एमएस गोलवलकर ने पटेल को चिट्ठी लिखी थी कि आरएसएस उनके साझा दुश्मन कम्युनिस्टों के खिलाफ संघर्ष में कांग्रेस को मदद देने को तैयार है। उन्होंने लिखा कि अगर हम आपकी सरकार की ताकत और हमारे संगठन की सांस्कृतिक ताकत का इस्तेमाल कर लें तो हम बहुत जल्द इस लाल खतरे से निजात पा लेंगे। पटेल को इस साझा मोर्चे का विचार पसंद आया। वास्तव में यह एक कारण रहा होगा कि उन्होंने कांग्रेस के अंदर आरएसएस को समाहित करने की संभावना पर विचार करना शुरू किया। हालांकि आरएसएस के सदस्यों को कांग्रेस के अंदर शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन गोलवलकर फिर भी खुलकर प्रचार करते रहे और जो उन्हें सुनना चाहते थे उनके बीच उनके विचारों का प्रचार प्रसार जारी रहा। नवंबर 1949 के पहले सप्ताह में गोलवलकर ने बम्बई के शिवाजी पार्क में 1 लाख लोगों की भीड़ को संबोधित किया। उस सभा की रिपोर्टिंग कर रहे एक संवाददाता ने लिखा कि गोलवलकर एक औसत ऊंचाई वाले और एक पिचकी हुई छाती वाले नेता थे। वे लंबे और उलझे हुए बाल रखते थे और उनकी दाढ़ी झूलती रहती थी। वे दुनिया वालों की निगाह में एक सीधे सादे हिंदू साधु की तरह लगते थे, सिवाय इस बात के कि उनकी कटोरे में धंसी हुई और चुभती हुई काली आँखें उन्हें एक काले जादूगर की तरह दिखाती थीं, जो मानो अभी अभी कोई भयानक दृश्य दिखाने वाला हो। जब वे बोलना शुरू करते, उससे पहले किसी व्यायामशाला या मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने वाले किसी क्लब के लोग उन्हें फूलों की माला पहनाते। वे हिंदू संस्कृति की खूबियों पर गर्मा गर्म भाषण देते। उस रिपोर्टर ने लिखा कि उनके पास हिंदुस्तान के सारे मर्जों की दवा थी और वो दवा ये थी कि गोलवलकर को हिंदुस्तान का फ्यूरर अर्थात हिटलर बना दिया जाए। 1 सप्ताह के बाद जवाहरलाल नेहरू भी बम्बई में भाषण देने आए। जगह वही शिवाजी पार्क थी जहां गोलवलकर ने भाषण दिया था। शिवाजी पार्क हरी घास का मैदान था जो मुख्यतः मराठी बाहुल्य घनी आबादी वाली आवासीय कॉलोनियों के बीच केंद्रीय मुंबई में पड़ता था। नेहरू ने उसी माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जिसका गोलवलकर ने किया था, जो मोटवानी शिकागो टेलीफोन एंड रेडियो कंपनी का था, लेकिन उनका संदेश बिल्कुल अलग था। उन्होंने भारत के अंदर सामाजिक शांति कायम रखने की अपील की, साथ ही विदेशों में युद्धरत देशों के बीच भी शांति की अपील की। नेहरू का भाषण उनके 60वें जन्मदिन पर 14 नवंबर 1949 को हुआ था। वे इससे ज़्यादा बेहतर उपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने देशवासियों का अपार प्यार मिल रहा था। प्रधानमंत्री शाम को 4:30 बजे बम्बई आने वाले थे। उनके जहाज़ के सांता क्रूज हवाई अड्डे पर उतरने से 1 घंटा पहले ही लोग अपना कामकाज और दुकानें बंद करने लगे ताकि वे पंडित नेहरू को सुन सकें। इससे पहले कि पंडित जी को लाने वाली लाल रंग की कार वहां से गुजरती, लोगों की भीड़ ने सड़कों के किनारों और गलियों को जाम कर दिया। जैसे ही उनकी गाड़ी वहां से गुजरी, लोगों ने खुशी से आनंदित होकर हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। 1 घंटे के बाद नहा धोकर और व्यवस्थित होकर नेहरू जी शिवाजी पार्क पहुँचे। यहाँ उन्हें सुनने के लिए रिकॉर्ड तादाद में लोग जमा हो गए। उस यादगार शाम को 6 लाख से ज़्यादा लोग उन्हें सुनने के लिए वहाँ जमा हुए। वहाँ अथाह जनसमंदर लहरा रहा था। महिलाएं, पुरुष, बच्चे
सब उन्हें सुनने आए थे, क्योंकि उनको अभी भी नेहरू के नेतृत्व और योग्यता में भरोसा था कि इन कठिन घड़ियों में मुल्क को वही संभाल सकते हैं। गोलवलकर के हिंदू राष्ट्र के विचारों को सुनने के लिए 1 लाख लोग जमा हुए थे, लेकिन मराठियों के मजबूत गढ़ में प्रधानमंत्री के लोकतांत्रिक विचारों को सुनने के लिए उनसे 6 गुना ज़्यादा लोग जमा हुए थे। वे विचार प्रधानमंत्री ने एकाधिकारवादी शासन से लोकतंत्र की और हिंदू कट्टरपंथ से धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के बारे में व्यक्त किए थे। इस तरह जवाहरलाल नेहरू कम से कम उस वक्त भारत की परिकल्पना पर परस्पर विरोधी विचारों की लड़ाई भारी अंतर से जीत रहे थे। रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय की तरह ही शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या भी एक बड़ी राजनीतिक समस्या थी, जिसकी प्रवृत्ति और आयाम काफ़ी अकल्पनीय था। एक पत्रकार ने लिखा कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थी मानो पतझड़ में किसी पेड़ के पत्ते से गिर रहे हों, या फिर उड़ती हुई धूल के साथ असंख्य कागज़ के टुकड़े उड़े हुए आ रहे हों, क्योंकि जो लोग अपने शरीर और दिमाग के साथ सुरक्षित भारत आ गए थे, उनको कुछ पता नहीं था कि वे कहाँ जाएंगे या उनकी जड़ें कहाँ हैं। आज़ादी के बाद जो शरणार्थी भारत आए थे, उनकी तादाद 80 लाख के करीब थी। यह आबादी ऑस्ट्रिया और नॉर्वे जैसे छोटे यूरोपीय देशों की आबादी से ज़्यादा बड़ी थी। यह संख्या उतनी बड़ी थी जितने लोग विशाल ऑस्ट्रेलिया महादेश में रहते थे। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को फिर से बसाया गया, जिसमें वक्त, पैसा, प्रयास और सबसे ज़्यादा आदर्शवाद का योगदान था। वाकई एक नए भारत का निर्माण बहुत साहस, बहादुरी और विशाल पैमाने पर एक साथ हुआ था। इसमें कई कमियां और गलतियां भी हुईं। कई ऐसे सिरे ढीले रह गए जो बिना बंधे ही रह गए। रजवाड़ों को ख़त्म करने और उन्हें भारतीय संघ में समाहित करने में देश को काफ़ी दर्द और तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ी। उसी तरह की तकलीफ़ शरणार्थियों के पुनर्वास में भी उठानी पड़ी, लेकिन आखिरकार दोनों ही काम संपन्न ही हो गए। खास बात यह थी कि इन जटिल और यातनापूर्ण काम को अंजाम देने वाले सभी खिलाड़ी हिंदुस्तानी ही थे। कम से कम अंग्रेज़ों ने इसकी कल्पना नहीं की थी। बंगाल के पूर्व गवर्नर ने 1947 में लिखा था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों के राजनीतिक नियंत्रण के खात्मे का मतलब भारत से व्यक्तियों के तौर पर अंग्रेज़ों की विदाई बिल्कुल नहीं होगी। हिंदुस्तान के लिए आगे आने वाले कई सालों तक यह संभव नहीं होगा कि वह अंग्रेज़ों के बिना प्रशासन चला पाए। वे भारत सरकार और राज्य सरकारों में अनुबंध के आधार पर काम करते रहेंगे। वे विभिन्न तरह की सेवाओं, मसलन प्रशासनिक, कानूनी, चिकित्सा, पुलिस, पेशेवर सेवाओं और अन्य तकनीकी नियुक्तियों में काम करते रहेंगे। हिंदुस्तान के नौजवानों को वरिष्ठ पदों पर पहुंचने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। इस देश को अपनी 40 करोड़ जनता पर प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज़ों की सेवाओं की निश्चित ही ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अंग्रेज़ों से इस मदद की मांग नहीं की गई, न ही इसकी कोई ज़रूरत ही पड़ी। ये बात ज़रूर स्वीकार करनी चाहिए कि अंग्रेज़ अपने पीछे कई काम करने वाली संस्थाओं को छोड़कर गए थे। इसमें सिविल सर्विस, पुलिस, न्यायपालिका, रेलवे आदि प्रमुख संस्थाएं थीं। आज़ादी मिलने पर भारत सरकार ने अंग्रेज़ ICS अफसरों को भारत में रहने का आग्रह किया था, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर सभी के सभी अपनी अन्य सेवाओं के साथियों के साथ इंग्लैंड चले गए। इस तरह ऐसा हुआ कि इन पन्नों में जितने नायकों का जिक्र किया गया है, वे सब के सब भारतीय थे, चाहे वे नेहरू और पटेल जैसे राजनेता हों, या VP मेनन और तरलोक सिंह जैसे नौकरशाह, या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय और मृदुला साराभाई जैसे सामाजिक कार्यकर्ता। इसी तरह असंख्य वे अनाम लोग भी थे जिनका नाम उस वक्त कोई नहीं जानता था, और वे अब भी अनाम ही हैं, जिन्होंने शरणार्थियों के लिए ज़मीन आवंटन का आवेदन लिया और उस पर काम किया, जिन लोगों ने घर बनाया, अस्पताल और स्कूल चलाया। वे अधिकारी जो अदालतों और सचिवालयों में बैठे, उनको भी कोई नहीं जानता। लेकिन
उनका योगदान भी अमूल्य है। इस तरह के आम हिंदुस्तानियों की तादाद भी काफ़ी है जिन्होंने बड़े ही जोशो खरोश के साथ सामाजिक कार्यों में हिस्सा बटाया, शरणार्थियों की मदद की, उन्हें सांत्वना दी और उनकी देखभाल की। आज़ादी मिलने के बाद के शुरुआती सालों में एक अमेरिकी वास्तुविद जिसने हिंदुस्तान में काम किया था, उसने उस ज़माने में अपने इर्द गिर्द पाई जाने वाली आदर्शवादिता और हिम्मत के बारे में लिखा था। अल्बर्ट मेयर नाम के उस वास्तुविद ने लिखा कि जितनी बड़ी संख्या और जितने प्रकार के लोगों को मैंने देखा है, उनकी योग्यता, उनका दृष्टिकोण, उनकी ऊर्जा, उनका समर्पण, योजनाओं को लेकर उनका पागलपन, उम्मीदें और अनिश्चितता, फिर भी उनमें पाई जाने वाली एक निश्चल शांति और जिम्मेदारियों को धारण करने की क्षमता, वाकई किसी देश के जन्म के समय उपस्थित होना एक अद्भुत एहसास है। राष्ट्र निर्माण के इतिहास में भारतीयों की तुलना सिर्फ सोवियत संघ के प्रयोग से की जा सकती है। वहाँ भी कई विभिन्न नस्लीय समूहों, धर्मों, भाषाई समूहों और सामाजिक वर्गों के बीच एक एकता की भावना को मजबूत करना पड़ा था। भौगोलिक और जनसांख्यिकीय दृष्टि से वो विशाल प्रयोग था। जिन लोगों के बीच राज्य को काम करना पड़ा था, वो माहौल अनुकूल नहीं था। लोग अलग अलग विश्वासों को मानने वाले थे और कर्ज और तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का भारत बहुत कुछ वैसा ही था जैसा पहले विश्व युद्ध के बाद का सोवियत संघ। तिनके तिनके को जोड़कर एक राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा था। हालांकि हिंदुस्तान के मामले में इस प्रक्रिया में वर्ग शत्रुओं का खात्मा या गुलक का निर्माण नहीं किया गया था। तो यह था भाग 12, शरणार्थी समस्या 2। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।